नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है परवरिश। नौकरी पर लग जाने के बाद भी मेरे बेटे और मुझ में किसी न किसी बात पर ठन ही जाती। जब घर आता तब आने के कुछ दिन तक तो ठीक और जाने के कुछ दिन पहले तक हमारे बीच में कुछ ठीक रहता। बाकी दिन किसी न किसी कारण से हम माँ बेटे के बीच अनबन चलती ही रहती। शादी के लिए हाँ बोलने में भी उसने मुझे बहुत परेशान किया। उसके पापा ने एक दिन उसे खूब जोर की डांट लगा दी। आशीष, यदि तुम अभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगे तो तुम्हारी शादी की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तब तुम खुद ही कर लेना। बच्चों की शादी करना माता पिता की जिम्मेदारी है और हम तुम्हारी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते हैं। तब जाकर उसने मौन स्वीकृति दी और बताया कि उसे एक पंजाबी लड़की पसंद है और वह उसी से शादी करेगा। उसके रहस्य उद्घाटन से बची कुची आशा भी टूट गई। ऐसा लगा जैसे बेटे ने हमसे माँ बाप होने का हक भी छीन लिया। मैंने कुछ समय तक बेटे से बात भी नहीं की। किसी तरह मौन रहकर मैं अपने दुख पीती रही और खुद को आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करती रही। दीदी की बहू को देखती तो दिल में एक हुक सी उठती। काश आशीष ने भी लड़की ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ा होता तो छांट कर खानदानी बहू ढूंढती। आखिर रिश्तेदारी भी कोई चीज़ होती है। संबंधी भी तो अच्छे होने चाहिए। माता पिता अच्छे होते हैं तभी तो लड़की में अच्छे संस्कार आते हैं। लेकिन जब आशीष से ये बात कही तो तुरंत जवाब मिल गया, ये पुराने ज़माने की घिसी पिटी बातें मुझसे मत किया करो आप। जिस लड़की से हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं उसके बारे में हम क्या जानते हैं, और जिस लड़की को मैंने पसंद किया है उसे मैं पिछले 4 साल से जानता हूँ। जया बहुत अच्छी लड़की है माँ, और वैसे भी परिवार और बीवी में संतुलन रखने का काम तो लड़के का है और वह मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। दिल तो किया कि कहूँ, तू तो माँ और अपने बीच भी संतुलन कभी नहीं रख पाया। कितनी लड़ाई करता है। अब बीवी और परिवार के बीच तू क्या संतुलन रखेगा। फिर भी उस तुनक मिजाज लड़के से ऐसी गंभीर बात सुनकर कुछ अच्छा सा लगा। उधर बहू के आने के बाद दीदी व्यस्त हो गईं। उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। हम सभी भी बहुत खुश थे। जीजा जी के जाने के बाद उदासी व गम में डूबी दीदी को जिंदगी जीने का खूबसूरत बहाना मिल गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही उनका उत्साह कुछ कम होने लगा। फोन पर भी उनकी बातें गमगीन होने लगीं। उत्साह की जगह चुप्पी और उदासी ने ले ली। मैं बहू के बारे में कोई बात करती तो वह अक्सर टाल जाती। जिस बेटे की तारीफ करते दीदी की जबान थकती नहीं थी, उसके बारे में बात करने पर दीदी अक्सर टाल जाती थी। मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा था। बेटा तो दीदी का हमेशा से ही आज्ञाकारी था। बहू भी ठीक ही लगती थी। फिर मिलना ही कितना होता था उससे। फिर भी जितना देखा चुलबुली सी लगी थी। पता नहीं दीदी को क्या दुख खाए जा रहा है। जीजा जी के जाने के बाद दुख तो खैर अपनी जगह पर है ही, पर 12 साल हो गए हैं उनको गए हुए। दीदी कभी इतनी गमगीन नहीं दिखी। इनसे कहा तो बोले, तुम दीदी को उनके हाल पर छोड़ दो, उनका अब एक परिवार है। तुम बेकार में उनकी बातों में अपनी टांग मत अड़ाओ। दीदी को हमेशा अपनी मर्जी चलाने की आदत रही है। अब बहू आ गई है, बेटे बहू की अपनी जिंदगी है। हो सकता है अब उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा हो सकता है यही कारण हो। मैंने अपने मन को समझा लिया। हो सकता है बहू के आने से थोड़ा बहुत अनदेखा महसूस कर रही हूँ। मेरे बेटे ने तो लड़की पसंद ही कर ली थी, ना कि कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मैं भी अपना मन पक्का करके शादी की तैयारियों में जुट गई। शादी की तैयारी करते करते उदासी का स्थान आखिर उत्साह ने ले ही लिया। मैं भी भूल गई कि बेटा अपनी मर्जी से ब्याह कर रहा है। शादी में दीदी भी परिवार सहित आई। दीदी के बहू में अब नई बहू का सा छुईमुईपन नहीं था। आखिर वह भी अब 1 साल के बेटे की माँ बन चुकी थी। हिमांशु भी पहले की तरह माँ की हाँ में हाँ मिलाते नहीं दिखा, बल्कि माँ से बात बात पर टोका टाकी करता व उनका तिरस्कार करता सा दिखा। मुझे बहुत ही आश्चर्य और दुख भी हुआ।
जब बेटा ही माँ से इस भाषा में बात करता है, माँ की कमियां गिनाता रहता है, तो बहू से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब मुझे अपनी भी चिंता हो आई। मेरा बेटा तो हमेशा लड़ाई में ही बात करता है, अब बहू के सामने भी ऐसे ही बोलेगा तो दूसरी जाति की वह अनजान लड़की, जिसका मैंने इस घर में आने का विरोध भी किया था, मेरी क्या इज्जत करेगी। सास ससुर को क्या मानेगी। खैर, विवाह संपन्न हुआ और मेरे बेटे बहू हनीमून पर चले गए। दीदी 1-2 दिन रुकना भी चाह रही थी, पर हिमांशु बिल्कुल नहीं माना। शायद उसको अपने 1 साल के बच्चे की देखभाल की चिंता थी। मैंने भी बहुत बार कहा, पर हिमांशु का रवैया तो हमारे प्रति भी पराया सा हो गया था। दीदी, आशीष और जया हनीमून से लौट आए तब मैं आऊँगी इस बार आपके पास। अच्छा। दीदी खास उत्साहित नहीं दिखी। मेरे कुछ दिन शादी के बाद के कार्य निपटाने में बीत गए। लगभग 10 दिन बाद आशीष और जया वापस आ गए। घर आकर भी वे अत्यधिक व्यस्त थे। आए दिन कोई ना कोई उनको डिनर और लंच पर बुला लेता। उसके बाद थोड़े दिन के लिए जया मायके चली गई और आशीष को भी मैंने ठेल ठाल कर उसके साथ भेज दिया। यही सही समय था। मैंने इनको मुश्किल से मनाया और 2-4 दिन के लिए दीदी के पास चली गई। हिमांशु और उसकी पत्नी ने मुझे खास तवज्जो नहीं दी। लगता था जैसे पहले वाला हिमांशु कहीं खो गया है। दीदी अलबत्ता खुश हो गई। इस बार मैंने दीदी को पकड़ ही लिया। दीदी, मुझे सच बताओ, क्या गम खाए जा रहा है आपको? आधी भी नहीं रह गई हो। चेहरा तो देखो अपना। मैं बोली। वह बोली, कुछ नहीं। दीदी की आंख भर आई। कुछ तो है दीदी, मुझे भी नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। दीदी चुपचाप आंसू पोंछती रहीं। मैं उनका हाथ सहलाने लगी। बोलो ना दीदी। पता नहीं ऋचा, हिमांशु को क्या हो गया है। बात बात पर मुझे टोकता है, मुझ पर चिल्लाता है। यूं तो बात ही नहीं करता, और जब बात करता है तो कड़वा ही बोलता है। बहू तो तीखी है ही, पलट कर जवाब देना उसका स्वभाव ही है। पर हिमांशु भी हमेशा उसी का साथ देता है। उसे मुझ में कमियां ही दिखाई देती हैं। कैसे दिन बिताऊं अब इन दोनों के साथ। मेरे सामने जोर से भी न हंसने वाला मेरा बेटा, जिसने कभी मुझसे अलग जाने की हिम्मत नहीं की थी, आज मुझ पर अपनी बीवी के सामने इतनी जोर से चिल्लाता है कि सहन ही नहीं होता। दीदी फफक फफक कर रोने लगी। पर ऐसा क्यों करता है हिमांशु? पता नहीं, पुरानी पुरानी बातें याद करके मुझ पर दहाड़ता रहता है। अब पढ़ने वाले बच्चों पर तो बंधन सभी लगाते हैं ऋचा। मैंने क्या गलत किया? हिमांशु का आचरण समझ में नहीं आ रहा था। बहू आखिर कितनी भी खराब क्यों ना हो, तब भी क्या हिमांशु का उसे समझाना जरूरी नहीं? और कम से कम अगर उसकी बीवी पर नहीं चलती तो अपना व्यवहार तो ठीक रख सकता है वह माँ के साथ। दीदी जो कुछ बातें बता रही थी, लग रहा था जैसे मेरा किशोरावस्था का आशीष मेरे सामने आ खड़ा है। तब दीदी कहती थी, मैं तेरी जगह होती तो थप्पड़ लगा देती। क्या अब हिमांशु को थप्पड़ लगा सकती हैं दीदी? क्या बहू को चुप करवा सकती हैं दीदी? दीदी की समस्या अपनों से थी, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हिमांशु मेरी सुनने वाला भी नहीं था। फिर भी मैंने एक बार हिमांशु से बात करने की सोची। मैं 2-4 दिन वहाँ रही। मेरे सामने सब कुछ ठीक ठाक ही रहा, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी मैंने बहुत कुछ महसूस कर लिया। कच्चे पड़ते रिश्तों के धागों की डोर, रिश्तों में आता ठंडापन, बहुत कुछ। एक दिन मैंने हिमांशु को मौका देखकर पास बुलाया। कुछ कहना चाहती हूँ हिमांशु तुमसे। कहिए मौसी। हिमांशु ने बिना किसी लाग लपेट के नितांत लापरवाही से कहा। कुछ निजी सवाल पूछूंगी, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं अंदर से थोड़ा घबरा भी रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि होम करते हाथ जल जाएं। क्या? हिमांशु की प्रश्न भरी नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं। मेरी समझ में नहीं आया कहाँ से बात शुरू करूं। क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है घर में? मेरे मुंह से फिसल गया। क्या ठीक नहीं चल रहा है? हिमांशु की त्योरियां चढ़ गईं। अपनी माँ को नहीं जानते हिमांशु? दीदी अपने जीवन की कमियों के बारे में बात भी करती हैं कभी? वह तो हमेशा ही अपने आप को संपूर्ण दिखाना चाहती हैं। हाँ, चाहे उसके लिए घर वालों को कितनी भी घुटन क्यों ना हो। कैसी बात कर रहे हो हिमांशु? तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हो? जानता हूँ मौसी, जीवन भर माँ सब पर हुक्म चलाती रहीं। अब माँ चाहती हैं कि बहू बेटे की गृहस्थी भी उन्हीं के अनुसार चले।
बहू को भी वह वैसे ही अंकुश में रखें जैसे हम सबको रखती थी। उनकी किसी के साथ बन ही नहीं सकती। हिमांशु गुस्से से बोला। हिमांशु, क्या मैं दीदी को नहीं जानती? कितना संघर्ष किया है उन्होंने जीवन में, सभी नाते रिश्ते भी निभाए, तुम्हारे पापा को भी देखा। तुम्हें उनके संघर्षों को समझना चाहिए। यह नहीं कि बीवी ने कुछ बोला और तुमने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। मैं हिम्मत करके कह गई, इस बारे में मैं अधिक बहस नहीं करना चाहता मौसी। और मैं आंख मूंद कर क्यों विश्वास करूंगा? क्या मैं माँ का स्वभाव नहीं जानता? कहकर हिमांशु उठ गया। हिमांशु चला गया, लेकिन मेरे दिल में एक सूनापन छोड़ गया। हिमांशु का व्यवहार देखकर मैंने आशीष और जया की तरफ से अपना मन और भी अधिक मजबूत कर लिया। कैसे बदल जाता है बेटा शादी के बाद, और मेरा बेटा तो पहले से ही बदलाया है। बस अंतर इतना है कि दीदी के साथ जीजा जी का साथ नहीं है। दीदी, कुछ दिन मेरे पास रहने आ जाओ। मैंने आते समय दीदी को गले लगाकर सांत्वना दी। उनके घाव पर तो मरहम भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि घाव अपनों ने दिए थे। परायों का मरहम क्या काम करता। घर पहुंची तो 2 दिन घर को ठीक ठाक करने में लग गए। अगले दिन आशीष और जया वापस लौट आए। मैं अनायास ही आशीष के व्यवहार में हिमांशु को ढूंढने लग गई, लेकिन अभी तो आशीष ही बदला हुआ नजर आ रहा था। कितने दिन का है यह बदलाव? मुझसे हर बात पर लड़ने और विद्रोह करने वाला आशीष बीवी के सामने अचानक इतना आज्ञाकारी कैसे हो गया? आशीष मुझसे और अपने पापा से प्यार और इज्जत से बात करता। जया नई लड़की थी, जैसा आशीष को देखती वैसा ही करती। मैं शाम की चाय बना रही थी। आशीष और जया लॉन में बैठे थे। तब तक उसके पापा लॉन में चले गए। एक कुर्सी खाली पड़ी थी, फिर भी आशीष ने उठकर पापा की तरफ अपनी कुर्सी बढ़ा दी। मैं अंदर से सब देख रही थी। चाय की ट्रे लेकर मैं बाहर आ गई। आशीष की ही तरह जया ने भी उठकर मेरी तरफ अपनी कुर्सी बढ़ा दी। आशीष ने उठकर मेरे हाथ से चाय की ट्रे ले ली। कहीं अंदर तक मन भीग गया। बात बड़ी छोटी सी थी, पर अपने आशीष से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। नौकरी के बाद उसमें थोड़ा बहुत बदलाव तो आया था, लेकिन शादी के बाद दीदी कहती हैं हिमांशु अब वह हिमांशु नहीं रहा, और इधर आशीष भी तो वह आशीष नहीं रहा। बदलाव तो दोनों में आया है, पर एक दूसरे के विपरीत। ऐसा क्यों? तभी आशीष मुझे कंधों से पकड़कर बिठाता हुआ बोला, बहुत कर लिया मम्मी आपने काम, अब अपनी जिम्मेदारी जया को दो और आप तो बस इसकी मदद करो और बैठकर राज करो। पापा के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ, घूमने जाओ। एक समय होता है जब माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, फिर एक समय आता है जब बच्चे माता पिता के लिए करते हैं। आप दोनों ने बहुत किया, अब हमारा समय है। मैं अपलक आशीष का चेहरा देखती रह गई। आशीष ने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। जया ने अपने पापा और मुझे चाय का कप पकड़ा दिया। सभी बातें करते हुए चाय पी रहे थे और मैं अपने आप में गुम सोच रही थी कि किशोरावस्था में आवश्यकता से अधिक नियंत्रण ने शायद हिमांशु की आक्रामकता को, गुस्से को, माता पिता के अनुशासन के प्रति उस उम्र के स्वाभाविक विद्रोह को बाहर निकलने ही नहीं दिया। यहाँ तक कि जीजा जी भी दीदी से दबते रहे। हिमांशु को दीदी से शिकायत भी हुई तो उसने अपने अंदर दबा ली। चिंगारी अंदर दबी रही और बहू की शिकायतों ने उसे शोले में बदल दिया। और किशोरावस्था की उन मासूम सी शिकायतों को इतना कठोर रूप दे दिया। कितना कहती थी मैं दीदी से तब कि बच्चों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण ठीक नहीं है, बंधन और अनुशासन में फर्क होता है। पर दीदी किसी की कहाँ सुनती थी। बचपन बुनियाद है और किशोरावस्था दीवारें जिस पर युवावस्था की छत पड़ती है, और शेष जीवन जिसमें इंसान हंसता या रोता है। यही कारण था शायद हिमांशु के आज के इस व्यवहार का, जबकि आशीष ने उस उम्र की सारी भड़ास उसी उम्र में निकाल दी थी, जिससे उसके दिलो दिमाग में माता पिता के लिए कोई ग्रंथि नहीं पनपने पाई, बल्कि उसने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और शायद कहीं पर अपनी गलतियों को भी। मम्मी क्या सोच रही हैं? आशीष ने मुझे हिलाया तो मेरी तंद्रा टूटी। मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। चलिए हम सब रात का शो देखने चलें और बाहर ही डिनर करेंगे।
जया को सबका एक साथ जाना पसंद हो न हो, पर आशीष ने यह बात पूरे आत्मविश्वास से कही। मैंने खुशी से उसका गाल थपथपा दिया। अरे, हम तो अपने ज़माने में खूब गए पिक्चर देखने, अब तुम्हारा समय है। जाओ, मैं भी तो देखूं कितने प्यारे लगते हैं मेरे बच्चे साथ साथ चलते हुए। कहकर मैंने उन दोनों को जबरन उठा दिया। हमारे बच्चे कार में बैठ रहे थे और हम दोनों उनको ममता भरी निगाह से निहार रहे थे। अपना आशीष कितना बदल गया है ना? मैं इनके पास खिंचाई। हाँ, यह मेरा गाल थपक कर बोले, मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि तुम किशोरावस्था में उसका व्यवहार देखकर भविष्य की बात मत सोचो। हमारा पालन पोषण का तरीका, हमारे दिए संस्कार उसके भविष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। अब देखो, आशीष का अपना आत्मविश्वास ही है जिससे वह अपने तरीके से व्यवहार करता है। वह किसी दबाव में न आकर स्वाभाविक तरीके से रहता है, माता पिता की इज्जत करता है। इसीलिए जया को कुछ समझाना ही नहीं पड़ता। आशीष उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन जैसा वह करता है वैसा ही जया भी करने की कोशिश करती है। वरना जब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा आदर नहीं करेगा, तुम्हारे वजूद को महत्व नहीं देगा, तो बहू से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और इसकी बुनियाद बहुत पहले किशोरावस्था में ही पड़ चुकी होती है। यदि उस उम्र में माता पिता की बच्चों के साथ संवादहीनता की स्थिति रहती है, तो वही स्थिति बाद में विकट हो जाती है। आज मुझे अपनी परवरिश पर गर्व है। दोस्तों, मैं सभी माता पिता से अनुरोध करती हूँ कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा दबाव न डालें, क्योंकि बचपन का यह दबाव आगे चलकर क्रोध बनकर बाहर निकलता है, जो रिश्तों में मर्यादा को खत्म कर रिश्तों में खटास को लेकर आता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।